पहली कक्षा में हमने उसको स्तरहीन घोषित किया था सनातन की दृष्टि से। फिर दूसरी कक्षा में हमने कहा कि ये इस्लाम की दृष्टि से भी ये डिबेट स्तरहीन थी, कि संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो कंटिंजेंट नहीं हो। लेकिन उन्होंने कहा कि पर एक चीज ऐसी है इस दुनिया में, वो है नंबर, गणित के नंबर। और गणित को इन्होंने कहा कि उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पूछा क्यों नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने कहा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। किताब में आते आते 5 मिनट के बाद वो कहते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है गॉड के विषय में वो ये है। एक जगह वो कह रहे हैं कि गॉड रियलिटी है, और फिर जब वो अपनी ही बात में वो कह रहे हैं कि गॉड एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा है। तो जब गॉड कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप स्वीकार नहीं करोगे क्योंकि आप महत्व को स्वीकार नहीं कर रहे, तो गॉड को स्वीकार नहीं करोगे। पिछली 2 कक्षाओं में हमने सिद्ध किया कि जो मुफ्ती इस्माइल नदवी और जावेद अख्तर साहब के बीच में जो डिबेट हुई थी वो स्तरहीन थी। तो पहली कक्षा में हमने उसको स्तरहीन घोषित किया था सनातन की दृष्टि से, कि भाई जो लोग न्याय शास्त्र, सांख्य, योग और वैशेषिक के जानकार हैं वो कहेंगे कि ये स्तरहीन डिबेट है। ये प्राइमरी लेवल के लोगों की कक्षा में भी ऐसी डिबेट नहीं की जा सकती। कि सनातन के जो मानने वाले हैं वो किसी भी चीज को सत्य और असत्य साबित करने के लिए शास्त्रों का सहारा लेते हैं, और शास्त्रों में भी वो सांख्य से वो कारण कार्य लेते हैं, और न्याय से वो मेथोडोलॉजी लेते हैं, और योग से वो किसी भी चीज को जानने के लिए कोई व्यक्ति पात्र है या नहीं उसकी पात्रता को बनाते हैं, और वैशेषिक से वो पूरे संसार की जानकारी को अपने पास रखते हैं। तो इस आधार पर हमने कहा था पहली कक्षा में कि जो इन दोनों के बीच में डिबेट हुई है वो स्तरहीन है, और उसके कारण भी गिनाए थे। फिर दूसरी कक्षा में हमने कहा कि ये इस्लाम की दृष्टि से भी ये डिबेट स्तरहीन थी, और उसके लिए हमने 2 पॉइंट ऑफ व्यू रखे, बहावी पॉइंट ऑफ व्यू और देवबंदी पॉइंट ऑफ व्यू। इससे यह पता चला कि मुफ्ती साहब को गैब की जानकारी है, लेकिन गड़बड़ क्या की? गड़बड़ ये की कि इसके बारे में भविष्यवाणी कर दी। तो अब ये भविष्यवाणी देवबंदियों के नजदीक तो एक्सेप्टेड है, बहावियों के नजदीक एक्सेप्टेड नहीं है। ये हमने प्रूफ किया कि ये जो मुफ्ती है वो पढ़ा देवबंद से है, ठीक है, देवबंद से ही पीएचडी, देवबंदी आइडियोलॉजी में ही वो पीएचडी है, और उसने आधी बातें देवबंद की कही और आधी बातें उसकी कही, उसकी बहावी की कही। देवबंदी की बहावी की क्या बातें कही? बहावी आइडियोलॉजी की बात कही उन्होंने कि जो गॉड है वो नॉन फिजिकल है और सुपर नेचुरल है, और ये नॉन फिजिकल सुपर नेचुरल ये किसकी आइडियोलॉजी है? ये बहावियों की है, गॉड के, अल्लाह के विषय में। लेकिन और देवबंदियों की है कि वो जर्रे जर्रे में है, ठीक है। तो उनमें से 2 में से एक पर स्टैंड कर सकता था, या तो जर्रे जर्रे में, यानी कि वो इस सृष्टि में के जर्रे जर्रे में है गॉड। लेकिन उसने कहा कि वो जर्रे जर्रे में नहीं है, वो इससे परे है। और किससे परे है? तो उसने कहा कि वो, फिर उसने मतलब क्रिएशन से परे है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड जो बना है, जो रचना है, जो स्पेस और टाइम, जो भी चीजें स्पेस, स्थान और समय की डायमेंशन में आती हैं, वो जो गॉड है वो इससे परे है। इसको उन्होंने बड़ी जोरदार ढंग से रखा, और उसके लिए एक आर्गुमेंट उन्होंने दिया। पहला आर्गुमेंट दिया, उन्होंने 3 टर्म्स का प्रयोग किया, और उसके बाद तो जावेद अख्तर साहब को इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट किया पूरे मीडिया में। एक था आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी, ठीक है,
कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं, कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी को हमारे यहां कार्य कहते हैं, कार्य कारण सिद्धांत, ठीक है। और कार्य कारण सिद्धांत यानी कॉज एंड इफेक्ट भी कहते हैं, इल्लत और मालूल भी कहते हैं, इसे सांख्य कहते हैं। तो इसमें एक वर्ड यूज किया था कार्य के लिए, कंटिंजेंसी। ठीक है, कार्य को उन्होंने कंटिंजेंसी कहा। अब कंटिंजेंसी क्या है, आप ऐसे समझो, तो कंटिंजेंसी और कंटिंजेंसी, ये कंटिंजेंसी है। लटकने को हमने पैमाना लिया, लटकने को लेकर के यदि ये वाली जो ए चैन की ए वो है, लिंक है, यदि ये हट जाए तो क्या इन पूरी चेन पे असर पड़ेगा? नहीं आया समझ में। यदि ये वाली हट जाए तो ऊपर वालियों को नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये चेन लटकी हुई है, तो इसमें जो लटका हुआ है वो है कंटिंजेंट, निर्भर है वो, और उसको हम कहते हैं कार्य। ऐसे मान के चलो, पैमाना क्या लिया है? लटकना। तो लटकने पर ये वो है, कार्य है। ये क्यों लटका हुआ है? क्योंकि इस पर निर्भर है, तो इसका ये कारण है। नहीं आया समझ में? अब ये क्यों लटका हुआ है? अब ये लटका हुआ है यानी कि A1 लटका हुआ है, ये आपको पता चल गया कि A1 लटका हुआ है, तो ये तुरंत क्या हो जाता है? अब कारण नहीं रहा, अब ये कार्य हो गया, इफेक्ट हो गया। तो ये लटका हुआ है तो जरूर किसी न किसी पे लटका होगा। तो इसके लिए, इस A1 के लिए जो A2 है वो कारण हो गया, इसकी वजह से ये लटका हुआ है, इसके कारण से ये लटका हुआ है। और A2 किसके कारण से लगा? इसी तरह से A2 किसके कारण से लटका हुआ है? A3 के। तो ये कहां तक जाएगा? तो वो कहते हैं कि A0 लटका हुआ है A1 पर, और A1 लटका हुआ है A2 पर, A2 लटका हुआ है A3 पर, A3 लटका हुआ है, ऐसे करते चले जाएं तो कहां तक करते चले जाओगे? ऐसे कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो इसको उन्होंने दूसरा नाम दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ इन्फिनिटिव रिग्रेशन ऑफ कॉजेस। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। कॉजेस माने कारण, हेतु, यानी कि ये जो A लटका हुआ है B पर, A1 पर, A1 लटका हुआ है A2 पर, ये कहीं ना कहीं तो जाके रुका होगा, तभी तो ये चैन वो है। यदि आप कहते हो कि ये कहीं पर भी लटका हुआ नहीं है अंत में, तो ये तो एक फैलेसी हो गई, भाई कहीं ना कहीं तो लटका हुआ होगा। तो इसको उन्होंने नाम दिया इन्फिनिटिव रिग्रेशन ऑफ कॉजेस, कि भाई अनंत तक ये ऐसा नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं ये लटका हुआ होगा। ये उन्होंने आर्गुमेंट दिया। और जहां लटका हुआ है वही गॉड है, ये उनका आर्गुमेंट था। समझ में आया? और इस गॉड को उन्होंने कहा वो रियलिटी है, वो नॉन फिजिकल है, वो नॉन फिजिकल है, रियलिटी है। और तीसरा उन्होंने इसको नाम दिया था सुपरनेचुरल है। गॉड नॉन फिजिकल और सुपरनैचुरल रियलिटी है।
और इसको उन्होंने नेसेसरी बीइंग कहा कि यह आवश्यक है। उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो ही इज एब्सोल्युटली राइट कि भाई यदि ये वाली चेन की कड़ी A1 लटकी हुई है तो जरूर किसी न किसी पे लटकी हुई होगी। यदि इसी बात को और बढ़ा दिया जाए, ये चेन लटकी हुई है तो जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिस पर ये लटकी हुई हो। यदि वो चीज नहीं मानते हो, फिर जावेद अख्तर साहब की तरफ से कहा कि आप कहते हो कि हमें नहीं पता कहां लटकी है, तो उन्होंने कहा कि ये जो आप कहोगे कि हमें नहीं पता कहां लटकी हुई है, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द इग्नोरेंस कहलाएगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। यानी कि मूर्खतापूर्ण तर्क कहलाएगा, ये समझ के चलो। और ये बिल्कुल सही है। एक छोटे क्लास के बच्चे से ये कहा जाए कि भाई देख ये कहीं ना कहीं तो टंगेगी, तो कहेगा हाँ टंगेगी। बच्चा ये नहीं कह सकता हमें नहीं पता कि कहां टंगेगी, तो कहेंगे तुम मूर्ख है। ठीक है। फिर आपने कहा कि फिर उसको डॉगमेटिक भी कहा उन्होंने कि हमें नहीं पता कहां टंगी है, ये अपने आप टंगी हुई है। या तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं टंगी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं टंगी हुई है, एक पक्ष तो ये है, तो आप कहोगे कि ये कहीं नहीं टंगी है, तो ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द इग्नोरेंस हो जाएगा। या आप कहोगे कि ये खुद ब खुद टंगी हुई है। नहीं समझ में आया? तो ये खुद ब खुद टंगी हुई है, इसको उन्होंने कहा ये जो आर्गुमेंट होगा वो डॉगमेटिक होगा। लेकिन बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि ये खुद ब खुद बन गई, लेकिन यूनिवर्स के ताल्लुक से कर दिया जाएगा। इसे हम दूसरे अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं। क्लियर? तो यहां से क्या पता चला? उन्होंने अपनी बातों में, अब नया लड़का है, 29-30 के लगभग एज है, तो उत्साह में उन्होंने कहा कि संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो कंटिंजेंट नहीं हो। नहीं आया? स्वतंत्र कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। यानी कि वो इस चेन के सापेक्ष में कहा जाए तो उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी ऐसी चेन की कड़ी नहीं है जो अब खुद व खुद हो, किसी न किसी पर वो निर्भर है। जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है, और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। लेकिन उन्होंने कहा कि पर एक चीज ऐसी है इस दुनिया में, वो है नंबर, गणित के नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इनके लिए कहा उन्होंने कि एक चीज पूरी दुनिया में है जो कि कंटिंजेंसी का और इन्फिनिटिव रिग्रेस ऑफ कॉजेस को फॉलो नहीं करती, और वो है गणित। कॉन्सेप्चुअली इंफिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इंफिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा। और गणित को इन्होंने कहा कि उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा उदाहरण के एग्जाम्पल के रूप में। तो पूछा क्यों नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने कहा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। 1 2 3 गिनते चले जाएं, इंफिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा। यानी कि जो मैथ है वो कॉन्सेप्ट है, मैथ कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। ताब में आते आते जब बात आगे बढ़ी तो 3 4 10 5 मिनट के बाद वो कहते हैं कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है गॉड के विषय में, वो ये है। असल में जो हकीकी प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम है, वो ये है कि जावेद साहब के पास कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्लियर नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो गॉड के विषय में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है।
तो कॉन्सेप्ट है, एक जगह वो कह रहे हैं कि गॉड रियलिटी है। टाइम के पाबंद हम है, खुदा नहीं है। हम फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो मेटाफिजिकल रियलिटी है। और फिर जब वो अपनी ही बात में वो कह रहे हैं कि गॉड एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा है, हमारा कॉन्सेप्ट है ये। नहीं आई बात समझ में? तो जब गॉड कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप स्वीकार नहीं करोगे क्योंकि आप महत्व को स्वीकार नहीं कर रहे, तो गॉड को स्वीकार नहीं करोगे। इसका आर्गुमेंट उन्होंने कैसे दिया? उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया, और वो शायद मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ऐसा था कि इसको और मैं थोड़ा सा इस्लामिक बनाऊं कि हर व्यक्ति की मौत होगी, हर व्यक्ति की मौत होती है, और उमर जो है वो व्यक्ति है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला? हर व्यक्ति की मौत होती है, उमर व्यक्ति है, तो निष्कर्ष यह निकला कि उमर की मौत होगी। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि जो मैथ है वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को हम स्वीकार नहीं करते। फिर आगे कहा उन्होंने कि जो गॉड है वो कॉन्सेप्ट है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि कॉन्सेप्ट को हम स्वीकार नहीं करते। हम फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो मेटाफिजिकल रियलिटी है। कॉन्सेप्चुअली इंफिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इंफिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा। जावेद साहब के पास कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्लियर नहीं है। समझ में आया नहीं आया? बोलो। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि एक जगह तो कह रहे हैं गॉड रियलिटी है, और एक जगह कह रहे हैं गॉड कॉन्सेप्ट है। और जैसे मैथ कॉन्सेप्ट है, हम इसको स्वीकार नहीं करते मैथ को, ठीक है? तो न्याय शास्त्र में जब एक ही बात को लेकर दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कही जाती हैं, तो इसको कहा जाता है कि यह झूठ है। उसको निग्रह स्थान कहा जाता है कि भाई अब यहां रुक जाओ, फैसला हो चुका कि कौन जीता और कौन हारा। तो जैसे ही उन्होंने कहा था कि गॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और पहले कह चुके हैं कि मैथ कॉन्सेप्ट है, उसको हम स्वीकार नहीं करते, तो वहीं पर निग्रह स्थान आ गया था, और वो मुफ्ती डिबेट हार चुके थे। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? अब प्रश्न उठता है कि भाई इस मुफ्ती ने गॉड को कॉन्सेप्ट कहा तो कहां से सीखा? भाई ये भी तो आप कहोगे। तो ये सीखा इस मुफ्ती ने अपने गुरु से। उसका नाम है बाजदी। एक विदेश में रहता है तो इंडिया का, लेकिन विदेश में रहता है, और वहां पर वो दावा का काम कर रहा है। तो वो भी अपनी कई बार ऑनलाइन डिबेट्स में गॉड को कॉन्सेप्ट स्पष्ट कह चुका है। देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम में बहुत ही वाज़ेह और बड़ा ही क्लियर है, और वो ये है कि एक खुदा है। तो यहां उसने कॉन्सेप्ट वहां से लिया है कि गॉड एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम में बहुत ही वाज़ेह और बड़ा ही क्लियर है, और वो ये है कि एक खुदा है। How irrational is this?